नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। तो आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई है हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सारी क्लासों को आप वहाँ प्ले लिस्ट में देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। रीतिसिद्ध काव्यधारा। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे लेकिन उनकी परंपरा का पालन किया है, वे रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिहारी है, सेनापति, रसनिधि, पजनेश, नेवाज और वृंद कवि आदि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दोस्तों बिहारी। इनको ही बिहारी लाल भी कहते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर एमपी में हुआ था और निधन इनका 1663 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने इन्हें रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी माना है। बलदेव उपाध्याय ने बिहारी को दोहे का बादशाह कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इनके आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह थे और इनके दत्तक पुत्र का नाम कृष्ण कवि था। ये 1645 ईस्वी में आमेर जयपुर आए थे। उस समय वहाँ के राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम के कारण राजकाज को भूल गए थे। तब इन्होंने यह पद रचकर राजा के पास पहुँचाया। क्या पद था दोस्तों? देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियो, आगे कौन हवाल। और इस दोहे में अनुक्ति अलंकार है। इस पद से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इन्हें कालीपाड़ी नामक एक गांव भेंट स्वरूप दे दिया था तथा आगे की प्रत्येक पद रचना के लिए इन्हें सोने की आसरपी या इसी को मोहर कहते हैं देने का भी वादा किया था। बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा में स्थान दिया है। बिहारी के बारे में विद्वानों के कथन। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला कथन है, यदि सुर यानी कि एक सुर तो आया है सूरदास के लिए और ये सुर है सूर्य के लिए। यदि सूर्य, तुलसी शशि यानी कि चंद्रमा, उड़गन केशवदास, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ है। और ये कहने वाले थे कौन? राधाचंद्र गोस्वामी। बिहारी को भारत का थॉमसन कहा जा सकता है। समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सच्चाई के समक्ष अन्य कोई रचना नहीं है। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी व्यवस्थित साहित्य है। तो ये शुक्ल जी का कथन है। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जीवन का निरीक्षण किया, अतः इन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। बिहारी भाषा की समार शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में गंभीर अर्थ भर दिया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। रामचंद्र शुक्ल। बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुण जैसे प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। ये गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। बिहारी अकेले ऐसे कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सच्चाई है, जिसमें कुल पद 719 है। अब दोस्तों देखिए, कई पुस्तकों में 713 भी मिलती है और 719 भी मिलती है, लेकिन इसमें जैसे कुल पद तो 719 है, जिसमें 713 तो दोहे हैं, प्लस इसमें 6
शॉर्ट है। इस प्रकार इसमें जो कुल पद है उनकी संख्या हो जाती है 719। और इसकी काव्य श्रेणी यानी बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई रचना के बारे में विद्वानों के कथन। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, यह हजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रतन ने मानव समुद्र को कुजे में बंद कर दिया है, मिश्र बंधुओं का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी सतसई को विविध रत्नमाला कहा है। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रसारित करती है, ये श्याम सुंदर दास का कथन है। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक, ये बिहारी स्वयं का कथन है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगले कवि हमारे रसनिधि, इनका जन्म 1538 ईस्वी में और निधन 1640 ईस्वी में हुआ था। रचनाकाल इनका 1603 से 1640 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। ये दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के रहने वाले जमींदार थे और इनकी मृत्यु, दोस्तों यहाँ पर मृत्यु नहीं लिखा गए, तो इनका पूर्ण ग्रंथ रत्न हजारा है। इसके रत्न हजारा है, इसकी रचना दो में हुई है, जिसमें बिहारी जैसी सूक्ष्म भाव व्यंजना है। अन्य रचनाएं विष्णुपद कीर्तन, बारहमासी, रसनिधि, सागर, गीत संग्रह, अरिल और मांझ और हिडोला इत्यादि। इन्होंने बहुत से दोहे बनाए, जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद ने किया है। रसनीति स्वभाव से प्रेमी या रसिक स्वभाव के कवि थे। इन्होंने रीतिबद्ध काव्य न लिखकर पारसी शायरी की शैली पर प्रेम की विविध दशाओं और चेष्टाओं का वर्णन किया है। पारसी के प्रभाव से इन्होंने प्रेम दशाओं में व्यापकता प्राप्त की, किंतु भाषा और अभिव्यंजना की दृष्टि से इनका काव्य अधिक सफल नहीं हो सका। अगले कवि है सेनापति, जिनको मतलब इन्होंने ऋतुओं का ज्यादा वर्णन किया है। जन्म संवत 1646 में और ईस्वी में देखे तो 1589 ईस्वी। जन्म स्थान इनका अनूपशहर, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सेनापति का जन्म स्थान है तो कौन सा है, अनूपशहर, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनका गंगाधर दीक्षित था और इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित और जो इनके गुरु है उनका नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि है। उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण है। दोस्तों याद रखिएगा कि सेनापति भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि माने गए हैं। सेनापति रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में ऋतु का वर्णन किया है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति वर्णन है जो साहित्य में अद्वितीय है। सेनापति ऐसे हृदय कवि थे, इनके समान ऋतु वर्णन किसी अन्य श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। सेनापति अपने काव्य में सभी रसों को अपनाया है। भाषा में लिखे पदों में पारसी और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। ब्रजभाषा में लिखे पदों में पारसी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। सेनापति का प्रिय अलंकार सलेश था। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये अपने समय के बहुत ही भावुक और निपुण कवि थे। अपने जीवन के अंतिम समय में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे।
इनके ऊपर से राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि जगह जगह इन्होंने सियापति, सीतापति व राम आदि नामों का उल्लेख किया है। पर इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य कल्पद्रुम, जो कि अप्राप्य रचना है, यानी कि ये प्राप्त नहीं हुई अभी तक। और इनकी दूसरी रचना है कवि रत्नाकर। इसका समय संवत 1706 या ईस्वी में देखे तो 1649 ईस्वी। ये सेनापति की प्राप्त एकमात्र रचना है। कौन सी? कवि रत्नाकर। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय है, जिन्हें तरंग कहते हैं। पहली तरंग में 96, दूसरी तरंग में 74, तीसरी तरंग में 62, चौथी तरंग में 86 और कुल मिलाकर पूरे ग्रंथ में 394 छंद है। कवि रत्नाकर की 11 हस्तलिखित प्रतियां प्रकाश में आ चुकी है, जिनमें से 9 प्रतियां भरतपुर के राजकीय संग्रह पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगले कवि है वृंद कवि। जन्म इनका 1643 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म मथुरा यूपी क्षेत्र के किसी गांव को बताते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र मेड़ता गांव को बताते हैं। इनका निधन 1723 ईस्वी में हुआ। पूरा नाम इनका वृंदावन दास था। पिता का नाम इनका श्री रूपजी था। माता इनकी कौशल्या थी और पत्नी इनकी नवरंग देव थी। आश्रयदाता इनके औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद कवि में कविता करने का शौक अपने पिता से आया। उनके पिता भी कविता लिखा करते थे। वृंद जी के नीति विषयक दोहे बहुत ही सुंदर है और काफ़ी मशहूर भी है। कवि वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहद अच्छा चित्रण किया है। वृंद द्वारा लिखे गए दोहे वृंद विनोद सत्सई में संकलित है। इनका चर्चित दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, आज के दौर में जो विद्यार्थी है उनके लिए ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने पर जो जड़मत मन बुद्धि का जो व्यक्ति है वो भी सुजान यानी कि अच्छा बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि जिस प्रकार जो रसरी कुएं से हम जैसे पानी निकालते हैं तो वो रसरी मतलब रस्सी जैसे आती जाती है, उस घिसती है उस पत्थर पर, तो उस सिल पर भी, सिल का मतलब होता है पत्थर, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार अभ्यास करने से हर जो कार्य, कठिन कार्य वो सफल हो जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। वृंद सत्सई, ये इनकी नीति से संबंधित रचना मानी जाती है। इस रचना में कुल 700 दोहे हैं। अगली रचना इनकी भाव पंचसिका 1686, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन किया गया इसमें। अगली रचना इनकी श्रृंगार शिक्षा 1691, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया है। अगली रचना नयन 25 1686, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन। अगली रचना है पवन 25 1691 में षड ऋतु का 26 छंद में वर्णन। अगली रचना है यमक सत्सई 1706, इसमें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। अगली रचना है 12 मासा 1668 ईस्वी, इसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।